हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी लिंकिंग लॉस के इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, मेरे पास में एक फाइल है और इस फाइल का नाम है हरियाणा HCS जूनियर, जूनियर नहीं जुडिशरी ब्रांच। एग्जैक्टली दो तरह की ब्रांच होती है हरियाणा की जो वैकेंसी है हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर। तो एक है एग्जीक्यूटिव ब्रांच और एक होती है JRB यानी कि जुडिशरी ब्रांच। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में एक वैकेंसी अपडेट आया है और उस वैकेंसी के संबंध में सारे डाउट्स जो जनरली एक आम स्टूडेंट के अंदर, एक नॉर्मल स्टूडेंट के माइंड में आते हैं, उन डाउट के सवाल के जवाब हम लोग इस सेशन के अंदर फाइंड आउट है जो करने वाले हैं। ठीक है जी, तैयार हो जाओ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला मैं यहां पर इसका बैकग्राउंड आप लोगों के लिए चेंज कर देता हूं ताकि टू द पॉइंट सारी बातें आप क्या कर सकें, यहां पर आसानी से समझ है जो सकें। चलिए जी, तो डाउट नंबर 1 ऊपर लिख लेते हैं। कौन सी वैकेंसी हमारी ये वैकेंसी है हरियाणा की, हरियाणा सिविल सर्विसेज जुडिशरी ब्रांच 2023। सबसे पहला डाउट, कितनी पोस्टों की वैकेंसी आ रखी है? सर थोड़ा कंफ्यूजन है नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हैं तो यहां पर आपको दो बातें लिखी हुई है। एक तो लिखा हुआ है कि जनरल SC आपके बैकवर्ड क्लासेस A कैटेगरी, बैकवर्ड क्लासेस B कैटेगरी और EWS टोटल लिखा हुआ है 129 और ऊपर लिखा हुआ है 174। तो मैं यहां पर आपको क्लेरिफाई कर देता हूं कि जो 129 पोस्ट है ये तो आपकी कंफर्म पोस्ट है। इसके अलावा इन्होंने एंटीसिपेटेड पोस्ट और मेंशन कर रखी है, वो है अप्रोक्सीमेटली कितनी 45। तो 129 प्लस एंटीसिपेटेड और पोस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आप बकायदा वैकेंसी को कितना मान के चलें, टोटल 174 आपकी पोस्ट होगी। हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों रिजर्वेशन की जो पोस्ट है वो उसके अंदर इंक्लूड है। यानी कि अगर आप देख पाएंगे तो एक्स सर्विसमैन हो गया, आपके जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए भी इन्होंने क्या कर रखा है, पोस्ट है जो निकाली है। तो दो सवालों के आंसर और सुन लीजिए। क्या एक्स सर्विसमैन का भी कोई कोटा है क्या? यस, हरियाणा की वैकेंसी के अंदर ये है। दूसरा कि यहां पर पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी कोई पोस्ट रिजर्व रखी गई है क्या? तो इसका जवाब भी है यस। तो दोनों जगह आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। तो पहला सवाल यहां पर है जो अपना क्लियर हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, एक्स सर्विसमैन को भी रिजर्वेशन है और साथ साथ में PWD इनको भी रिजर्वेशन यहां पर आ जाता है। एक और सवाल माइंड के अंदर आता है कि भाई क्या महिलाओं के लिए अलग से कोई रिजर्वेशन किया गया है? ध्यान से सुनिए, जैसे जनरल कैटेगरी है तो क्या महिलाओं के लिए यहां पर अलग से कोई आपको रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है क्या? तो अब देखो इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है कि इन्होंने फ्रीडम फाइटर का जिक्र है जो कर दिया, एक्स सर्विसमैन का जिक्र कर दिया, लेकिन इस वैकेंसी के बाइफरकेशन के अंदर हमें यहां पर महिलाओं के लिए जो सीट्स हैं वो अलोकेटेड नहीं दिख रही है। ठीक है, अगर मैं इसके प्रोविजन को पढ़ूं आपके सामने, मैं बकायदा इसको भी लेकर आ जाता हूं। यहां पर मैंने इस ग्रुप में आपके शेयर भी कर रखा है एडवर्टाइजमेंट, ये जरा इस एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर देते हैं ताकि आप इस पॉइंट को क्या कर सकें और भी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व है जो कर सकें। तो नंबर ऑफ पोस्ट, इसके बाद में आपको मीडियम का पॉइंट भी क्लियर करवा देता हूं कि मीडियम का पर्सपेक्टिव है जो वो कैसे रहने वाला है, वो किस तरीके से आपके वर्कआउट है जो करेगा। अच्छा, ये डाउनलोड हो चुका है। यहां से इस वैकेंसी को अपन ओपन कर लेते हैं, इसको साइड में ले आते हैं। हाँ जी, यस, तो ये आपकी पोस्ट अब देख पा रहे हैं आप यहां पे कि आपको इसमें इन्होंने कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन करके रखा है। टोटल ये देखो 174, 129 एक्चुअल है, 45 एंटीसिपेटेड है जो आ सकती है। अब शुरुआत के अंदर जनरल, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास A, B, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सब का बाइफरकेशन आपको देखने को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन का भी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का भी दे रखा है। जनरल के अंदर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की इन्होंने पोस्ट है, एंटीसिपेटेड की भी बाइफरकेट है जो कर चुकी है, और PWD यानी कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसका भी मामला आ रखा है, उसका भी पूरा इन्होंने डिटेल है जो दे रखा है। लेकिन अलग से महिलाओं की अगर बात की जाए, जरा चेक कर लेते हैं इसके अंदर ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, डाउट नहीं रहे। यहां पर इस पेज में अगर मैं सर्च करता हूं फाइंड एंड एडिट, यानी कि क्या महिलाओं के लिए अलग से कोई पोस्ट रिजर्व की गई है क्या, WOMAN। देखो मैं साथ साथ आपको एक तरीका भी बताना चाहता हूं कि कभी कभार पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट हम लोग नहीं पढ़ सकते किसी भी रीजन से, तो आप सिंपली इसको सर्च है जो कर सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है, देखो टोटल 3 जगह पे महिलाओं का वर्ड आ रहा है।
तो एक तो आपके ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है कि अगर विडो और डाइवोर्स्ड लेडी है तो। दूसरा अगर देखें यहां पे तो जुडिशियली सेपरेटेड जो महिला है उसको भी 5 साल का रिलेशन है जो क्या कहते हैं रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ में क्या लिखा हुआ है, विमेन कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन अंडर सो एंड सो कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम पेरेंटल साइड ओनली। मतलब यहां पे क्लियर किया गया है कि अगर आपको SC ST, अगर जो महिला कैंडिडेट SC ST है तो देखो क्या होता है कि शादी करने के बाद हस्बैंड की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से भी उनका एक, ऐसे मान लीजिए कि आपने आइडेंटिटी कार्ड बना दिया और एक पिताजी की तरफ से भी है, तो इन्होंने यहां पर इसको क्लेरिफाई कर रखा है। क्या क्लेरिफाई कर रहा है कि विमेन कैंडिडेट जो रिजर्वेशन चाहती है SC या बैकवर्ड क्लासेस के अंदर, उनको सबमिट करना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इश्यू है। कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? पेरेंट साइड की, फादर साइड की। एनी ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय द कमीशन। स्पष्ट लिख दिया है, आपके इन-लॉज का, आपके हस्बैंड की साइड का ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा। ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, आप साथ में मैरिज सर्टिफिकेट लगा रहे हो, ये भी नहीं चलेगा। और दोनों के नाम लिखे हैं वगैरह, फादर और हस्बैंड दोनों के नाम लिखे हैं, वो भी नहीं चलेंगे। क्लियर कट कह दिया। इसके अलावा पूरे नोटिफिकेशन में महिलाओं को लेकर अलग से कोई भी बात इन्होंने नहीं कही है। तो हरियाणा के अंदर विमेंस का अलग से रिजर्वेशन है कि नहीं है, तो वो वहां के स्टेट रूल्स के अकॉर्डिंग है जो गवर्न होगा अकॉर्डिंगली। वापस आ जाते हैं अपन। अब मैं आता हूं आपके दूसरे सवाल पे। ये तो था आपके नंबर ऑफ पोस्ट और उसकी रिजर्वेशन क्राइटेरिया को लेकर। दूसरा सवाल हमारे माइंड के अंदर ये आता है कि भाई कौन सी एज के कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अंदर एज के क्राइटेरिया को बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन है जो कर रखा है। 21 से लेकर आपके एज क्राइटेरिया दे रखा है। हालांकि यहां पर एक डिस्प्यूट जरूर हुआ है। यस, क्लॉज नंबर 18 के अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि 21 से लेकर 42, 21 से लेकर आपके 42 तक की एज को इन्होंने कंसीडर किया है। और वो भी किस तारीख को? तारीख दे रखी है 30 जनवरी 2024, सॉरी 31 जनवरी 2024। इस तारीख को आपका जो है एज क्या होना चाहिए? 21 से 42 है जो होना चाहिए। अब इसमें डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट इस बात का है कि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी ना, वो वैकेंसी इस फाइल के अंदर सारा डेटाबेस इकट्ठा हो रखा है। तो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो आएगी 2020-21 के अंदर। 2020-21 में जो वैकेंसी, उसका भी नोटिफिकेशन मेरे पास में है। ये चीज आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। 2020-21 में जो वैकेंसी आई थी, और ये वैकेंसी थी लगभग 256 पोस्ट पे। कितनी? 256 पोस्ट पे ये वैकेंसी है जो आई थी। और उस समय इन्होंने जो एज क्राइटेरिया कंसीडर किया था वो आपके सामने मैं लेकर आता हूं। उस समय इन्होंने लिखा था कि जो कैंडिडेट की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 21 साल से 42 साल, 21 से 42। किस तारीख को? 15 फरवरी 2021। यानी कि 15 फरवरी 2021 को आपने लास्ट टाइम एज एसर्टेन किया था, और अब आप एज एसर्टेन कर रहे हो 31 जनवरी 2024 को। यानी कि ये जो बीच का गैप है, इस पीरियड के दौरान अगर कोई कैंडिडेट 42 क्रॉस कर गया तो उस कैंडिडेट का क्या होगा? यहां पर मैं आपको वापस नोटिफिकेशन में लेके चलना चाहता हूं ताकि इस पॉइंट को आप थोड़ा समझ सकें। हाँ जी, क्लॉज नंबर 18 पे आ रहा हूं। नोटिफिकेशन मेरे हाथ सामने है, और क्लॉज नंबर 18 पे हमें क्या करना है? एज के क्राइटेरिया पे ये देखना है कि क्या एज रिलैक्सेशन दिया गया है क्या इन 2 सालों के अंदर। जो अलग से वैकेंसी नहीं आई तो क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? ये पॉइंट हमें देखना है, ठीक है। हालांकि मेरे पास जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 256 लास्ट वैकेंसी है। अगर मैं कहीं पर इनकरेक्ट हूं तो आप मुझे बकायदा अपडेट जरूर कीजिएगा, कहीं अगर कोई फैक्चुअल पोजीशन गड़बड़ हो रही है तो कैंडिडेट शुड नॉट बी 21। अब देखो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन दे रखा है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे SC कैंडिडेट को 5 साल का, बैकवर्ड क्लासेस को 5 साल का, खैर वो तो चलो एज पर नॉर्म्स है, लेकिन अब डिसेबल कैंडिडेट्स को भी 5 साल का दे दिया हम लोगों ने रिलैक्सेशन, ठीक है। इनफैक्ट इसको मैक्सिमम 52 ईयर्स, तो यहां पे क्या होगा? 5 ईयर रिलैक्सेशन एज प्लस 5 ईयर प्लस PW एप्लीकेंट बिलोंग टू SC ST, यानी कि SC ST बैकवर्ड क्लास या EWS कैटेगरी का अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो 10 साल तक, यानी कि 52 ईयर्स तक वो एलिजिबल है। यहाँ पे मिलिट्री पर्सन की वाइफ को एक्स्ट्रा है हमें रिलैक्सेशन दे रखा है। विडो और डाइवोर्स वुमन को ये हो गया पॉइंट। अनमैरिड वुमन, ये सबसे यूनिक बात है हरियाणा की कि अविवाहित महिला, अनमैरिड वुमन को यहाँ पे एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया 5 साल का। एक्स सर्विसमैन यहाँ पे हो गया, यहाँ पर भी उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब देखो कहीं पर भी वो पॉइंट हमको नजर नहीं आ रहा। कौन सा पॉइंट? जरा पढ़ लेते हैं। यस, अटेंशन,
द अपर एज लिमिट ऑफ एप्लीकेंट ऑफ एनी कैटेगरी किसी भी केस में 52 साल से 52 से ज्यादा नहीं हो सकती। द एज कंसेशन टू SC SC सो एंड सो इज एडमिशन ओनली वेयर द पोस्ट आर रिजर्व फॉर दिस कैटेगरी। मतलब कहीं पर भी जो आप सोच रहे हो वो एज क्राइटेरिया नहीं मिला। कौन सा? जो वैकेंसी के गैप का प्रोविजन होता है पिछली वैकेंसी और इस बार की वैकेंसी के बीच में। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि ये मामला थोड़ा डिस्प्यूट में जा सकता है और कहीं न कहीं यहां पे ये संभावना भी बनती है कि आपकी वैकेंसी जो है इस तरह की रिट पिटिशन अगर लगती है, तो मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं कि अगर लगाई जाती है किसी कैंडिडेट के द्वारा तो मामला थोड़ा आगे पीछे डेट का हो सकता है। चलो भाई, ये हुआ दूसरा पर्सपेक्टिव। अब आते हैं तीसरे पर्सपेक्टिव पे। तीसरा क्राइटेरिया यहां पर है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए? क्या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना जरूरी है या फिर जो है एक सामान्य लॉ ग्रेजुएट किया हुआ कैंडिडेट्स भी चल जाएगा? तो यहां पर क्लॉज नंबर 8 आता है और क्लॉज नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? क्लॉज नंबर 8, आई थिंक मैंने पुरानी वैकेंसी को ओपन कर दिया। मैं यहां पर आपकी नई वैकेंसी का एग्जैक्टली वो क्लॉज क्या करता हूं, ओपन है जो कर देता हूं, ताकि कोई भी डाउट है जो किसी भी तरह का यहां पे नहीं रहे। हाँ, तो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके नए वाले सेंटर एग्जामिनेशन, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, मेन रिटन एग्जामिनेशन, वैसे लॉ ग्रेजुएट ही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ जी, इसमें आपके एक तो क्लॉज नंबर 17 है। क्लॉज नंबर 17 में इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है कि भाई भारत, नेपाल, भूटान वगैरह के आप क्या हो, सिटीजन हो, तो यहां पर क्या कर सकते हो, आप अप्लाई है जो कर सकते हो। अब एकेडमिक पर्सपेक्टिव को अलग क्लॉज में मेंशन है जो किया गया। यस, क्लॉज नंबर 22। चलो जी, मैं लेके आता हूं। क्लॉज नंबर 22 है यहां पर हमारे पास में, क्लॉज नंबर 22। देखो, मैं ये चाहता हूं कि कहीं आप है ना एक्चुअल में वो चीज भी पढ़ते हुए चले जो आपके ऑफिशियल भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 22 पर आ जाते हैं और यहां पर इस बात को भी हम क्या करते हैं, समझ है जो लेते हैं। तो आपका 22, यस, हियर वी हैव, बिल्कुल ये देखिए। तो 22 में क्या लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज सिविल जज जूनियर डिवीजन अनलेस ही होल्ड अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी। यानी कि आपको सिर्फ बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री है जो चाहिए एंड अप्रूव रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब यहां पे इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो होने चाहिए, तो आपकी जो डिग्री है क्या लिखा है, एंड अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट, जो कि 31 जनवरी 2024 है। 31 जनवरी से पहले अपने आप में क्या है, रिकॉग्नाइज है जो होनी, यानी कि उससे पहले आपको इश्यू हो जानी चाहिए। अगर आपका यूनिवर्सिटी BCI अप्रूव्ड है तो इसका मतलब आपकी जो डिग्री है वो भी अप्रूव्ड ही है। डिग्री ऑफ बैचलर का मतलब यहां पे डिग्री जो आपको क्या करे, एंटाइटल करवाए कि आप एडवोकेट के रूप में एनरोल हो सकें। मैंडेटरी नहीं है कि एडवोकेट होने चाहिए प्रैक्टिसिंग। द रूल्स मेड देयर कैंडिडेट शुड होल्ड द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ एज ऑन 31 जनवरी 2024। तो अब अपीयरिंग कैंडिडेट्स भूल जाओ, ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, आपने एग्जाम दे रखा है और अभी आपका रिजल्ट पेंडिंग है, तो यस, कहीं न कहीं ये चीज आपके लिए यूजफुल है जो हो सकती है। ठीक है जी, तो एक ये पर्सपेक्टिव यहां पर आपका क्या होता है, कनेक्ट है जो होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये तो हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो, मैं मेन मुद्दों पे बातचीत यहां पे करना चाहता हूं। तो क्लियर है कि भैया सिर्फ LLB होना पर्याप्त है, लॉ ग्रेजुएट होना पर्याप्त है। और यहां पे जो डेडलाइन है वो है 31 जनवरी आपकी कौन सा, 2024 तक। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया आता है मीडियम को लेकर। यहां पर मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा और ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, क्योंकि हरियाणा का जो ADA एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या हुआ, हरियाणा ADA के एग्जाम के अंदर इन्होंने हिंदी के अंदर भी पेपर जो है अवेलेबल करवाया। तो उसको लेके कैंडिडेट्स में थोड़ा संशय कि इसका मतलब जो है इस बार भी आपके पेपर जो है वो किस में आ जाएगा, हिंदी के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं यहां पर आपको क्लॉज रीड आउट कराना चाहता हूं, क्लॉज नंबर 9। यस, मीडियम को लेकर लेट मी क्लेरिफाई यू कि यहां पर आपके बीच में क्लॉज नंबर 9 पर मैं आपको लेके आता हूं, जहां पे इन्होंने एक बात लिखी है और वो बात आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। यस, देखो जी, अब ये जो आपको क्राइटेरिया यहां पर दिख रहा है, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर, हाँ ये देखिए, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर इन्होंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए क्या लिखा है कि भाई इसका सिलेबस वगैरह क्या होगा। हालांकि इस पॉइंट को मैं अलग से भी डिस्कस करने वाला हूं कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस वही है जो मेंस का है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। अब मेरे पास में हरियाणा का ये पेपराथन बुकलेट है। इस पेपराथन बुकलेट के अंदर मैंने आपके पिछले 5 जो भी अटेम्प्ट हो रखे हैं, 2013, 14, 17, 18 और 2021,
इन पांचों का एक पोस्टमार्टम कर रखा है वेटेज एनालिसिस के साथ में। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लास्ट 5 रिक्रूटमेंट के अंदर हमने जो भी प्रीलिम्स के पेपर देखे हैं, प्रीलिम्स के पेपर के अंदर मेंस की कुछ चीजें नहीं आती है, हिंदी ग्रामर नहीं आता है, इंग्लिश ग्रामर नहीं आता है, वो पेपर आपके सिर्फ मेंस में ही होता है। जीके को लेकर लेट मी क्लियर यू, हरियाणा जुडिशरी के प्रीलिम्स एग्जाम में जीके का पोर्शन आता है अप्रोक्सली 9%। ये पूरा एनालिसिस बता रहा हूं, वेटेज एनालिसिस बता रहा हूं जो इसमें मैंने मेंशन करा रखा है। तो ये चीज आपको क्लियर कर दूं कि यस, आपके हरियाणा जुडिशरी के प्रीलिम्स में जीके आएगा सिलेबस के अंदर। बाकी जो इसके अंदर है वो आपका जो मेंस का सिलेबस है वही रहेगा। बाकायदा प्रीलिम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान रखना। 125 टोटल क्वेश्चन है जो आएंगे, 4 मार्क्स का हर एक सवाल है, और अगर आपने सवाल खोटा किया तो वहां पे 0.8 यानी कि 20%, 1/5 जो है आपका काट लिया जाएगा। इस सवाल को 2 मिनट के लिए पेंडिंग रख के मैं यहां पर आ जाता हूं 5th पॉइंट पे। तो 5th पॉइंट मेरा यह है कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके से है, यानी कि अगला सवाल हमारा है कि एग्जाम आपका पैटर्न किस तरीके से रहेगा। तो इसको पहले 3 भागों में डिवाइड कर लो, प्रीलिम्स हो गया, आपका मेंस हो गया, और साथ साथ में आपका ये इंटरव्यू है जो यहां पर हो गया। तो प्रीलिम्स के अंदर आपको जो टोटल सवाल पूछे जाएंगे वो कितने हैं, तो वो आपको बता देता हूं मैं कि आपके कौन कौन से सिलेबस का इसमें पार्ट है जो रहने वाला है। तो सिलेबस की जहां तक बात करें अपन, तो इसके अंदर यहां पर आपके प्रीलिम्स के अंदर जो पेपर आपके आएगा वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नंबर 1, दूसरा इंडियन पीनल कोड, इसको लेकर भी डाउट है, अभी क्लियर करूंगा उसको, एंड तक जुड़े रहना इस वीडियो से। सिविल प्रोसीजर कोड आपके हो गया, उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट, ये लिमिटेशन एक्ट हो गया, ट्रांसफर प्रॉपर्टी कानून है जो हो गया, उसके बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है जो रहेगा। इसके अलावा आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है आपके वो है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये भी पार्ट रहेगा, पार्टनरशिप एक्ट है, ये भी आपके सिलेबस का है जो पार्ट रहेगा, रजिस्ट्रेशन लॉ रहेगा, आपका हिंदू लॉ, साथ साथ में आपका मुस्लिम लॉ, ठीक है, ये भी इसका पार्ट है जो रहने वाला है। फिर मुस्लिम लॉ में मुस्लिम लॉ, हिंदू सक्सेशन, हिंदू मैरिज, हिंदू अडॉप्शन, सब आगे। इसके अलावा आपके 2 लोकल है, एक तो पंजाब कोर्ट कानून, ठीक है, पंजाब का कोर्ट कानून, और एक आपके हरियाणा का अर्बन लॉ, और फिर आपके आता है एक जीके। तो अगर लॉ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और 16 कानून है, टोटल 16 लॉ आपके रहेंगे, और 16 के साथ आपको जीके जो है वो फ्री में दिया जाएगा अलग से। ये कंप्लीटली इसमें मतलब देखो, मेरा ये मानना है कि अगर किसी चीज के पुराने 5 रिक्रूटमेंट अगर हम सॉल्व कर दे तो हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। मेंस में यही चीज आपके अलग अलग 5 पेपर में डिवाइड हो जाती है, आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो ये ध्यान रखना, प्रीलिम्स में इसमें हिंदी इंग्लिश जैसा कुछ भी नहीं है। 5 पेपर आपके मेंस में कौन रहते हैं ये भी जरा देख लो यहाँ पे। अच्छा, एक बात और ये भी मैं क्लियरफाई कर देता हूं, टोटल प्रीलिम्स के अंदर सवाल कितने आएंगे, तो 125 सवाल आएंगे, मल्टीप्लाई 4 यानी कि 500 नंबर का पेपर है जो होगा। इसके अंदर आपके 1/5 नेगेटिव मार्किंग है। और एक नई चीज जो मुझे लगी वो ये है कि इस बार भी आप कोई ऑप्शन खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब 5 आपको क्या दिए जाएंगे, एमसीक्यू दिए जाएंगे, और 5 ऑप्शन को आपको 5 में से कोई को सेलेक्ट करना है। जैसे राजस्थान जेलों में हुआ था वैसा का वैसे, यानी कि अगर आपने एक भी ऑप्शन अगर खाली छोड़ दिया तो वहां पर आपके 1/5 नंबर है जो काट लिए जाएंगे। और अगर आपने ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चन के 10% यानी कि 125 के 10%, 12 से ज्यादा अगर आपने सवालों को खाली छोड़ दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये एक नई चीज है, ध्यान रखना, ये यहां पर मेंशन है जो कर रखी है। ओके जी। अच्छा, 5 सर्किल, ध्यान रखना 5 सर्किल मेंशन है जो कर रखा है, तो टोटल आपको 5 ऑप्शन आने वाले हैं, ठीक। अब एक बात मैं आपको क्लियरफाई कर देता हूं जो कि आपका डाउट भी है कि क्या इसमें कोई मिनिमम मार्क्स है क्या। बिल्कुल, यहां पर इन्होंने मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया भी मेंशन है जो कर रखा है कि आपको इतने मार्क्स तो मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, और वो कहां पर है, लेट मी चेक विथ यू। टोटल 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को सिलेक्ट है जो किया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीलिम एग्जामिनेशन क्या करना है, कैंडिडेट्स को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट करना है। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द मेन एग्जामिनेशन, अगर वो क्या करता है, मिनिमम 150 मार्क्स, रीड 100 मार्क्स फॉर ऑल रिजर्व कैटेगरी।
ईडब्ल्यूएस को छोड़ के बाकी सबके लिए 100, अदरवाइज 150 मार्क्स, 500 में से 150, यानी कि कहीं कहीं 30% कह सकते हैं, वो आपका मिनिमम क्राइटेरिया यहां पर हो गया। ओके, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना चाहिए आपको? 150 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिएंगे मेंस के एग्जाम में अपियर होने के लिए। आगे देखिए यहां पर, अब टोटल 10 टाइम्स को सेलेक्ट करेंगे मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और देखो यहां पे कुछ नई बात मैं आपको और बता देता हूं, और नई बात यहां पर क्या होगी कि सिलेबस को लेकर, खैर ये तो आपके इनकम सर्टिफिकेट हो, ये देखो ये आपके 5 पेपर है, सिविल लॉ फर्स्ट, सिविल लॉ सेकंड, सिविल क्रिमिनल लॉ, इंग्लिश और साथ साथ में हिंदी। लेकिन इंग्लिश और हिंदी आपके प्रीलिम्स में नहीं आएगी और जीके आपके मेंस में नहीं आएगा। ठीक है, जीके जो आपका जनरल नॉलेज है वो सिर्फ आपको एमसीक्यू बेस्ड सवाल सॉल्व करने हैं, मेंस में नहीं आने वाला है वो। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में आएगा। हिंदी इंग्लिश सिर्फ आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है, याद रखना हरियाणा के अंदर हिंदी इंग्लिश का पेपर ऐसे प्रिसाइज वगैरह वो सिर्फ आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है। मेंस के अंदर भी आपको मिनिमम नंबर लाने पड़ेंगे, 3 घंटे का पेपर होगा आपका, और मेंस एग्जाम के अंदर भी यहां पर आपके मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है जो शायद आपको नीचे दिखाई दे। हाँ जी, no candidate shall be called for viva work unless he obtain at least 50% qualifying marks in the aggregate of all written paper। जितने भी पेपर्स हैं सब मिला के आपको कम से कम 50% लाने हैं जो पढ़ेंगे। ठीक है, और 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। ओनली 2 कैंडिडेट जिनका 50% और मोर किसमें का हो रखा है, एग्रीगेट है जो हो रखा है। अच्छा, ये बात और पढ़ लेते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू बी रिक्रूटेड सिविल जज वो सिक्योर 50% और मोर मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% वगैरह इन एग्रीगेट ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन द मेंस रिटन एग्जामिनेशन एंड वाइवा वॉक। मतलब ओवरऑल मिला के भी आपको 50% है जो लाना पड़ेगा। तो एग्जाम थोड़ा सा मिनिमम मार्क्स के ऊपर भी टिकेगा, यानी कि 50% तो भैया मिनिमम मार्क्स हमको ओवरऑल लाने हैं मेंस के अंदर भी, और मेंस और इंटरव्यू दोनों मिलाकर भी, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के लिए भी। तो ये पर्सपेक्टिव है जो यहां पर आपका एग्जाम पैटर्न है जो रहने वाला है। एक चीज लगे हाथ में और क्लियर कर देता हूं, नए लॉ आ गए हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां पे पॉइंट नंबर 6 कि सर आईपीसी और सीआरपीसी और साथ ही साथ में आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, अब इन तीनों की जगह नए कानून आ रखे हैं वर्तमान में। हालांकि उनकी डेट आज की तारीख तक नोटिफाई है जो नहीं हुई है, बीएनएस और बीएनएसएस और बीएसए। तो क्या ये हमारे हरियाणा एग्जाम के अंदर आएंगे क्या? देखो मैं आपको सबूत के साथ एक बात बताना चाहता हूं कि ये जब नोटिफिकेशन आया है तो नोटिफिकेशन आने से पहले ऑलरेडी ऑफिशियल गजट में ये कानून नोटिफाई हो चुके थे। तो अगर इनको सिलेबस में वो लाना होता तो यहां पर ये आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अब इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है तो गलती इनकी। अगर इन्होंने नए कानून का सवाल अगर पूछा बिना अमेंडेड या कोरिजेंडम जारी किए, इन दैट केस 100% ये मामला आपके हाई कोर्ट वगैरह में जा सकता है। तो इसलिए इसके आधार पर मैं कह सकता हूं, फिर से सुन लीजिए, ऑफिशियल गजट में जब पब्लिश किया गया उसके बाद में ये आया है मामला, और अभी तक इन्होंने आईपीसी सीआरपीसी वर्ड ही इस्तेमाल किया है, बीएनएस बीएनएसएस या बीएसए वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। इस बेसिस पर मैं आपको कंफर्म करता हूं, इस नॉलेज के आधार में आपको कंफर्म करता हूं कि भैया आपको ये वाले कानून में ही दिमाग लगाना है। अभी यहां पर डॉट लगा दो, नॉट रिक्वायर्ड, इसी पे अपना क्या करो फोकस है जो बना के रखिएगा। लेकिन हां, अगर बीच में कोरिजेंडम आता है तो मामला दूसरा हो सकता है। ठीक है, ये बात मैं आपको एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, एक लिटरल इंटरप्रिटेशन के आधार पर है जो कह रहा हूं। 6 पॉइंट। अब वापस आ जाते हैं मीडियम को लेकर। अब देखो मीडियम का मैं आपको पॉइंट समझा देता हूं। मीडियम को लेकर एक पॉइंट आ रखा है और वो पॉइंट आपके कहां पर है, पॉइंट नंबर, यस, इसी के नीचे दे रखा है आपको। जब आप इसी पॉइंट नंबर के नीचे जाओगे जहां पर आपको सिलेबस वगैरह मेंशन कर रखा है, तो यहां पर आपके सामने एक पर्सपेक्टिव आएगा, यस दिस वन। अब आप देखो, मेन का रिटन एग्जामिनेशन विल बी सब्जेक्टिव नैरेटिव टाइप और मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर। यानी कि जो पेपर नंबर 5 है मेंस एग्जाम का, वो आपके हिंदी का हिंदी में होगा, बाकी आपके मेंस का एग्जाम इंग्लिश के अंदर होने वाला है। अब सोचो, अगर आपने प्रीलिम्स एग्जाम इंग्लिश या सपोज करो हिंदी में आ भी गया, हालांकि नोटिफिकेशन साइलेंट है प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर, मेंस को लेकर बड़ा क्लियर है। तो मेंस एग्जाम प्योरली इंग्लिश में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है, क्योंकि नोटिफिकेशन बोल रहा है। और जब नोटिफिकेशन बोलता है तो हम सबको चुप रहना पड़ता है, हाँ या ना? तो ये बात यहां पर आपके सामने आ रही है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बकायदा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, बकायदा बेरेट की कॉपी दी जाएगी।
एग्जाम में आपको बेयर कॉपीज ऑफ लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट दिया जाएगा ताकि आप थोड़ी सी नक्कल मार के अक्कल लगा सको। पेपर टफ होगा, ध्यान रखना। तो ये बात आपके सामने यहां पर है, 3 घंटे का पेपर होगा और वो सारी बातें, लैंग्वेज का पेपर आपके मैट्रिक लेवल का होने वाला है। ठीक है जी, तो ये बातें आपके सामने किसको लेकर, आपके मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव को लेकर। इंटरव्यू होगा 200 नंबर का, ठीक है। इंटरव्यू और मेंस दोनों को मिलाकर आपको कम से कम 50% मार्क्स है जो लाने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो आई होप कि लगभग सारे डाउट क्लियर है। तो यहां पर आपको मीडियम, मेरा ये सजेशन है कि इंग्लिश मीडियम ही आप प्रिफर करें। सीधी सी बात है, प्रीलिम्स अगर हिंदी में निकाल भी दोगे तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि मेंस एग्जाम तो आगे जाके इंग्लिश में होने वाला है। तो अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट में एग्जाम देना चाहता है तो एलिजिबल है, लेकिन उसको माइंड सेट करके जाना पड़ेगा, इंग्लिश में एग्जाम होगा, इंग्लिश में एग्जाम होगा, इंग्लिश में एग्जाम होगा। तो ये सारी बातें थी। अब इसकी आखिरी डेट वगैरह आप सबको पता ही होगी, वो आप फाइंड आउट कर ही लेंगे कि जनरली आपकी शायद 31 तारीख जो है वो लास्ट डेट है। 5 जनवरी को आपका ये ओपन हो जाएगा। कौन सी वेबसाइट? hpsc.gov.in। यहां पर आपको सारा मेंशन है जो कर रखा है। आई होप ऑल डाउट्स आर क्लियर। फिर भी अगर आपको लगे कोई पॉइंट है जिसको मुझे आंसर करना चाहिए तो बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये जो मैंने आपको पेपराथन बताया था, ये पेपराथन जरूर सॉल्व करना। आपको ये गूगल पे सिंपली सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, और अदरवाइज linkinglaws.com वेबसाइट पे लिंकिंग पब्लिकेशन में जाओगे तो वहां पर भी आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, hpsc.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इन्होंने 1000 रुपए जनरल कैंडिडेट से एप्लीकेशन फी, ये सब बाकी सब बेसिक बातें हैं जो एक लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट आसानी से ऑब्जर्व है जो कर लेता है। तो आई होप दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी प्लानिंग करो बढ़िया से करो। एक जानकारी मैं आपको और देता हूं, आप कनेक्टेड रहना। यहां पर आपके लिए एक अच्छी चीज और आ सकती है, कहां पर? अनअकैडमी के ऐप पर। देखिए, अनअकैडमी का जो ऐप है उसके तहत एक प्लानिंग है जो हो रही है। प्लानिंग ये हो रही है कि भाई आपके लिए क्या हरियाणा की पर्सपेक्टिव से कुछ किया जा सकता है क्या? तो यहां पर जो बात फाइनल सामने आ रखी है वो ये है कि आपको अनअकैडमी पे ऐप पे एक तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, एक आपके लिए एक नई चीज की जा रही है, और उस नई चीज को अपन बोलेंगे कि एक एमसीक्यू बेस्ड बैच चलेगा आपका। एमसीक्यू बेस्ड आपका एक प्रैक्टिस बैच जो है शॉर्ट टर्म का होगा, सीधी सी बात है 45 डेज या 2 मंथ का, वो है जो लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, कहां पे? अनअकैडमी ऐप के लिए आप अपडेट रहना अनअकैडमी की वेबसाइट से, या फिर जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है लिंकिंग लॉस तनसुख सर, वहां से, वहां पर आपको इसकी जानकारी मैं दे दूंगा। अब देखो, इसके अंदर आपको अगर आप सीधा सर्च करना चाहते हैं ना तो 8585 नंबर भी है, यहां पे भी जाके कर सकते हैं, या फिर यहां पे आप जुडिशरी टाइप कर दीजिए, जुडिशरी, तो आपको अनअकैडमी का ये सेगमेंट देखने को मिल जाएगा। अनअकैडमी जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से कई सारी बातें आपको यहां पे देखने को मिलेगी। अब देखो, इसके अंदर आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे अगर आप सर्च करोगे तनसुख पालीवाल तो यहां पर भी आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। अगर कोई कोर्स वगैरह होता है, जैसे भी फतेह बैच चल रहा है, तो फतेह बैच जो है 25 आपके दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, रेगुलर बैच है। ये रेगुलर बैच है। जो कैंडिडेट अगले साल की वैकेंसी के लिए प्लानिंग कर, क्योंकि वैकेंसी हर साल आएगा प्रोबेबली, क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने गजब का जो है डंडा कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट डांट फटकार लगा रहा है, तो वैकेंसी लगभग हर साल आने वाला है। सो बी रेडी फॉर दैट, और बी रेडी फॉर दिस अनअकैडमी ऐप एज वेल एज, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और अगर आप फिर भी आपको कोई पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव पूछना चाहते हैं तो आस्क मी बिंदास। थैंक यू, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल।